नमस्कार सभी को और सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज से हम एक नई पहल करने जा रहे हैं और ये पहल है हिंदी माध्यम के छात्रों को समर्पित। आज से मैं हिंदी माध्यम के लिए स्पेशल हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए अलग से वीडियो सीरीज की एक श्रृंखला शुरू करने जा रहा हूँ। और आपको ये वीडियोस अगर पसंद आए दोस्तों, तो इसको अपने हर दोस्त के पास पहुँचाना है ना, क्योंकि हिंदी माध्यम के छात्रों की हमेशा से शिकायत रही है कि उनको हाई क्वालिटी का जो ऑथेंटिक सोर्स है, मतलब उच्च गुणवत्ता वाला जो पढ़ाई है, उसकी कहीं ना कहीं उनको कमी रह जाती है। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि आपकी इस कमी को मैं पूरा करूं और मैं ज़रूर आपसे ये आग्रह करूंगा कि इसे हर ज़रूरतमंद बच्चे तक पहुंचाएं ना। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर पहुंचाना, ठीक है। और कमेंट में ज़रूर बताना कि चीज़ें कैसी जा रही हैं, कैसा लग रहा है, क्योंकि कमेंट ही आपका और मेरा संवाद का माध्यम है, ठीक है। तो चलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं के जो पहला अध्याय है हमारा रसायन शास्त्र का, ठोस अवस्था, इसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। बेसिकली आप सब लोग जानते हैं कि हमारा जो सिलेबस होता है, जो पाठ्यक्रम है, उसमें ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों स्टेट के बारे में पढ़ना रहता है। जैसे केमिस्ट्री में ही आप लोग कक्षा 11वीं में ही गैस अवस्था पढ़कर आए हुए होंगे। 12वीं में अभी आप क्या पढ़ रहे हैं? ठोस अवस्था। फिर इसी का 12वीं में ही, कक्षा 12वीं का ही जो दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है विलयन, विलयन में आप किसके बारे में पढ़ाई करेंगे? द्रव अवस्था के बारे में पढ़ाई करेंगे, ठीक। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए हुए स्टार्ट किया जाए कि यार ये ठोस अवस्था होता क्या है। नाम से ही याद आता है ठोस, सॉलिड, इसका मतलब कि जो अणु है, जो पार्टिकल्स परमाणु है, उनके मध्य के अंतर आणविक आकर्षण बल क्या है? मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है। वो एक दूसरे को छोड़कर नहीं जा पा रहे, क्योंकि भैया मजबूत बंध से बने हैं ना, ठीक है। इसका मतलब कि उनकी आकार, आकृति, ज्यामिति या आयतन, ये सब क्या है? निश्चित रहता है। किसमें? ठोस में। और साथ ही साथ क्योंकि उनका आकर्षण बल एकदम मजबूत है, प्रबल आकर्षण बल से जुड़े हुए हैं अणु, इसलिए उनके गलनांक क्या रहेंगे? उच्च रहेंगे। तो ये सारी प्रॉपर्टी होती है ठोसों की। पर हमारा मुद्दा ये है कि इस बार ये जो ठोस की परिभाषा है, जो मैंने बोला, ये आप सब जूनियर क्लासेस से जानते हैं ना, छोटी क्लासेस से, 9वीं 10वीं से ये चीजें पढ़ते आ रहे हैं। 12वीं में आकर क्या पढ़ना है? तो 12वीं में आपको कभी नहीं पूछेगा कि ठोस की प्रॉपर्टी बताइए, ठोस के गुणधर्मों का वर्णन कीजिए। इसमें इस साल आप जानेंगे कि ये जो ठोस अवस्था भी होती है ना पदार्थ की, ये भी दो भाग में बटेगी। कितने भागों में? दो भाग। पहले भाग का नाम है प्यारे बच्चों क्रिस्टलीय ठोस। क्या नाम देंगे हम? क्रिस्टलीय ठोस। इसका नाम लेते ही सबके दिमाग में क्रिस्टल विस्टल, डायमंड वायमंड आने लगता है। ये देखो ऐसा टाइप का आपके दिमाग में आया होगा, हीरा मोती सोना, ऐसा टाइप का। दूसरा याद रखिए, अक्रिस्टलीय ठोस। दूसरा हमारा क्या रहेगा? अक्रिस्टलीय ठोस। अब क्रिस्टलीय ठोस या अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है, इस बात पे थोड़ा जिक्र किया जाए। तो पहला अंतर तो यही है क्रिस्टलीय ठोस में कि ये वास्तविक ठोस है। ये क्या है? वास्तविक ठोस है। इसका मतलब क्या है कि जो इनके अणु परमाणु है ना, अपनी जगह पे ना पूरी तरह से क्या रहेंगे? व्यवस्थित रहेंगे, एक दूसरे को छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रबल आकर्षण बल से जुड़े हुए हैं ना, ठीक है। ये जो है ये अपने आप में एक आभासी ठोस है, या इसी को हम लोग नाम देंगे छद्म ठोस। छद्म ठोस मतलब ठोस जैसे दिखेंगे जरूर, पर इनके अणु अपने स्थान से पलायनित कर सकते हैं। मतलब इनमें बहने का गुण हो सकता है। बहने का गुण किस में रहता है? लिक्विड में रहता है, द्रव में और गैस में। ठोस के अणु तो कभी बहते नहीं है, पर ये क्या है? एक छद्म ठोस है। छद्म मतलब सब रखना, धोखा, ठीक है। या इसी को हम लोग नाम देते हैं कई बार अतिशीतित द्रव। अतिशीतित द्रव, ठीक, अतिशीतित द्रव, क्योंकि इनमें बहने का गुण है, इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है? द्रव। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग अगर पुराने जमाने की इमारत देखोगे ना, ठीक है, तो पुराने जमाने की इमारतों की जो खिड़कियां होती थी वो कांच की बनाई जाती थी। अगर आप जाके कोई 50 साल 100 साल पुरानी इमारत हो, उसकी खिड़की, कांच की खिड़की को अगर आप छुएंगे ना, तो आप पाएंगे ना ऊपर पतला हो गया है और नीचे मोटा हो गया है। देखो कैसा रहा है? ठोस की तरह। पर ऊपर पतला नीचे मोटा, मतलब जो अणु है, जो परमाणु है, वो ऊपर से नीचे की ओर क्या किए हैं? प्रवाह किए हैं। हालांकि ये प्रवाह बहुत मंद रहा है, बहुत धीमा रहा है, बहुत लंबा समय लगा है इसमें,
पर हुआ ना, अणु एक जगह से दूसरी जगह पलायनित किए ना, तो ऐसे ही ठोस को आप लोग क्या नाम देंगे, अक्रिस्टलीय ठोस। तो कांच किसका एग्जांपल आएगा बच्चों, अक्रिस्टलीय ठोस का एग्जांपल आएगा। और एग्जांपल तो डामर देख लीजिए, जली देख लीजिए, रहता ठोस की तरह है, धूप में ले जाइए आप, उसकी हकीकत पता चल जाएगी, चारों ओर छितरा बितरा जाएगा, है ना। तो बहने का गुण है, मतलब दिख ठोस की तरह रहा था, पर धूप पड़ते ही, गर्मी पड़ते ही वो क्या हो गया, पिघल के फैल गया, तो वो छद्म ठोस है, अक्रिस्टलीय ठोस में आएंगे। बात समझ में आई, प्लास्टिक हो गया। दूसरा, अगर ये वास्तविक ठोस है, कौन, क्रिस्टलीय ठोस, तो इनके जो आकर्षण बल है वो कैसा रहेगा, अंतर आणविक आकर्षण बल कैसा रहेगा, अंतर आणविक ना, अंतर आणविक आकर्षण बल बहुत प्रबल रहेगा ना, आणविक आकर्षण बल रहेगा, प्रबल आकर्षण बल रहेगा इसमें, ठीक। वहीं जब बात करेंगे हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस की, तो अक्रिस्टलीय ठोस में जो अंतर आणविक आकर्षण बल है वो क्रिस्टलीय ठोस की तुलना में कैसा रहेगा, दुर्बल रहेगा। एकदम दुर्बल भी नहीं रहेगा, लिक्विड और गैस से तो ज्यादा ही रहेगा, मजबूत रहेगा, तो दुर्बल अंतर आणविक आकर्षण बल रहेगा, ठीक है। किसकी तुलना में, क्रिस्टलीय ठोस की तुलना में दुर्बल, दुर्बल अंतर आणविक आकर्षण बल। एक दो पॉइंट और समझिएगा बच्चों, ठीक। अब ऑब्वियस सी बात है कि इनके अंतर आणविक आकर्षण बल मजबूत है, प्रबल है, इसका मतलब ये लोग एक दूसरे को बांध के रखे ना, इनके अणु एक दूसरे को छोड़ के नहीं जाएंगे, साथ निभाना साथिया वाला हाल है, एकदम जोड़ी बनी हुई है इनकी पति पत्नी की, ठीक है, छोड़ नहीं सकते लोग। इसका मतलब कि इनकी जो ज्यामिति है, जो आकार है, आकृति है, वो सब क्या रहेगी, ज्यामिति, आकृति, ये सब निश्चित रहेगी, या आयतन बोल लीजिए, ये सब क्या रहेगा, निश्चित रहेगा, ठीक है। छोड़ के तो जा नहीं सकते अणु एक दूसरे को। और इनमें क्या रहेगा, इनमें कोई फिक्स ज्यामिति नहीं रहेगी। जैसे आप लोग को जेली दिखता ठोस की तरह, धूप में ले जाएंगे वो पिघल के फैलना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इनकी जो ज्यामिति है वो आप समझ लीजिए कि निश्चित नहीं हो सकती, निश्चित नहीं होगी, ओके। और क्या पॉइंट, तो और पॉइंट यहां से निकल के आएगा कि इनका गलनांक कैसा रहेगा, भैया आकर्षण बल मजबूत था ना, तो गलनांक कैसा रहेगा, गलनांक मतलब वो टेम्परेचर, वो ताप जिस पर कोई ठोस गलना प्रारंभ कर देता है, मतलब ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में रूपांतरित होने लगता है, तो गलनांक कैसा रहेगा, उच्च रहेगा। और इनका गलनांक कैसा रहेगा, अक्रिस्टलीय ठोस का, इनकी तुलना में निम्न रहेगा, एकदम निम्न नहीं रहेगा कि धरती में सबसे ज्यादा निम्न इसी का है, ऐसा नहीं सोचना। क्रिस्टलीय ठोस की तुलना में अक्रिस्टलीय ठोस का जो गलनांक है वो क्या रहेगा, निम्न रहेगा, ठीक है। और अगर बात करें तो इसका जो गलन की उष्मा है, जो गलन की उष्मा है वो कैसी रहेगी, गलनांक भी, जो गलन की उष्मा वो निश्चित होगी, वो कैसी होगी, निश्चित होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं आयरन की, लोहे की, तो आप सबको पता है लोहा एक ठोस है, ठीक है, और उसकी गलन की उष्मा या जो उसका गलनांक आता है ना, मेल्टिंग पॉइंट, वो लगभग 1510 डिग्री सेल्सियस से 1530 डिग्री सेल्सियस से 1710 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। मतलब इस रेंज में ना लोहा पिघलता है, और 1700 डिग्री सेल्सियस के बाद तो पानी की तरह एकदम बहने लायक हो जाता है। तो एक फिक्स टेम्परेचर है ना 1500 के बाद से 1700 के बीच में, पर अक्रिस्टलीय ठोस का ऐसा बात नहीं है, इनका कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं होगा। जैसे ही इनको ताप दिया जाएगा ना, ये मुलायम होने लगेंगे, फिर पिघलना शुरू कर देंगे। जैसे प्लास्टिक है, ताप दीजिए तो देखिए वो धीरे धीरे मुलायम होगा, सिकुड़ने लगेगा, फिर पिघल के पानी बन जाएगा, अलग सांचा बना सकते हैं आप, उसका आकार आकृति उसको गर्म करके चेंज कर सकते हैं। किसको, अक्रिस्टलीय ठोस को। ये लोग हैं हीट, लोहे को आप 1000 डिग्री सेल्सियस में भी गर्म करो ना, वो ऐसे ही रहेगा, मैं तो पिघलता ही नहीं। हाँ, 1500-1700 पे लेकर चले जाओगे तो वो भी बेचारा जवाब दे देगा, ठीक है। तो इनकी जो गलन की उष्मा रहती है वो कैसी रहती है, निश्चित रहती है, फिक्स्ड रहती है, इनकी कोई निश्चित नहीं रहती, अनिश्चित रहेगी, ठीक है। बात क्लियर पा रहे हैं कि इनका कोई अपना कोई फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, कोई गलनांक निश्चित नहीं आएगा, ठीक। और एक दो पॉइंट और याद रखिएगा, मैं थोड़ा सा इसको हटा रहा हूं कि ये जो है क्रिस्टलीय ठोस, ये विषम दैशिक होते हैं। ये कैसे होते हैं, विषम दैशिक। अब सबके दिमाग में तो ये आता होगा कि भैया क्रिस्टलीय ठोस को समदैशिक होना चाहिए, ये विषम दैशिक हो रहा है, और अक्रिस्टलीय ठोस जो है ना
ये अक्रिस्टलीय ठोस, ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं। अब ये समदैशिक विषमदैशिक प्रकृति क्या है, इसको इंग्लिश में याद रख लीजिए कि इसको आइसेंट्रोपिक बोलते हैं, सॉरी एन आइसेंट्रोपिक बोलते हैं, और समदैशिक का मतलब आइसेंट्रोपिक। होता क्या है आइसेंट्रोपिक और एन आइसेंट्रोपिक, मेरे प्यारे साथी, पर इसको आप लोग नोट कर लो क्योंकि मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है, ध्यान दीजिए। समदैशिक विषमदैशिक आखिर में होता क्या है, उस बात पे अगर बात करें ना तो एक चीज बस जान लीजिए कि समदैशिक प्रकृति या समदैशिक गुणधर्म ऐसा गुणधर्म पदार्थ का जिसमें पदार्थ की जो प्रॉपर्टी है ना, जिसकी भी आप बात करो, जैसे आप अपवर्तनांक की बात करो, श्यानता की बात करो, जो भी बात करो, वो ना चारों दिशाओं में ना एक समान अगर है तो उसको आप क्या नाम दोगे, समदैशिक। ठीक है, अगर चारों दिशाओं में एक समान ना रहे तो वो क्या हो जाएगा, विषमदैशिक। अब चलो मैं आप लोग को ना एक एग्जांपल लेता हूं, मैं एक ठोस का एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लो मैं लोहे का ही एग्जांपल लेता हूं। लोहे से बना हुआ एक भाला है, ठीक है, ये मान लीजिए मेरा एक भाला है, ठीक है। अब ये जो भाला है, तो आप एक बात समझते होंगे, आपने फिजिक्स में ये बात पढ़ी होगी या आपने देखा भी होगा केमिस्ट्री में कि अगर घरों में हम लोग कूलर वूलर अगर यूज करते हैं तो हमेशा कोनों में ही जंग लगती है, बीच में नहीं लगती है। कारण क्या है कि कोनों में ही रासायनिक अभिक्रिया, जंग लगना क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है, वहां इतना तेज क्यों हो रहा है। कारण यह है बच्चों कि जो कोने होते हैं ना, वहां पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आवेश, वो ज्यादा इकट्ठा होते हैं। वो क्या होते हैं, ज्यादा इकट्ठा होते हैं सतह की तुलना में। सतह पे क्या है, दूर दूर है, और कोनों में क्या है, ज्यादा इकट्ठा है। मतलब कि जहां भी टर्न होगा, जहां भी टर्न होगा वहां आवेश का घनत्व क्या है, ज्यादा है। अब अगर आवेश ज्यादा है तो चालकता भी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, और यहां पर क्या होगी, कम होगी। तो मैंने एग्जांपल किसका लिया था, एक क्रिस्टलीय ठोस। क्या क्रिस्टलीय ठोस की जो चालकता का गुणधर्म है, क्या हर जगह एक समान है, क्या नहीं है, कहीं ज्यादा है तो कहीं कम है। तो यही बात समझिए कि जो क्रिस्टलीय ठोस होंगे वो क्या होंगे, विषमदैशिक होंगे, क्योंकि चालकता एक गुणधर्म है और वो सभी दिशाओं में, चारों दिशाओं में एक समान नहीं है। किसके लिए नहीं है, क्रिस्टलीय ठोस के लिए नहीं है। बात अगर आप क्रिस्टलीय ठोस की होगी तो मान लीजिए यहां भी वही एग्जांपल हुआ कि यहां ज्यादा यहां कम हो गई, परंतु बच्चों इसके जो अणु है वो बहुत स्ट्रांग बल से तो जुड़े नहीं है, वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो भैया अगर कहीं ज्यादा कहीं कम हो गई ना, तो ये ज्यादा से कम की ओर क्या होगा, थोड़ा बहुत इधर उधर सरक रख के क्या कर लेंगे, एक दूसरे को मेंटेन कर लेंगे, और थोड़े समय बाद जो गुणधर्म रहेगा वो चारों दिशाओं में क्या हो जाएगा, एक समान हो जाएगा। किसमें, अक्रिस्टलीय ठोस में। क्यों, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स, इसके अणु एडजस्ट कर सकते हैं, आजू बाजू आना जाना कर सकते हैं। इन लोग हैं ढीठ, हम हिलेंगे नहीं, भले ही कहीं ज्यादा कहीं कम हो जाए। इसीलिए क्रिस्टलीय विषमदैशिक है और अक्रिस्टलीय ठोस, एमॉर्फस सॉलिड बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस को, ये क्या होता है, आइसेंट्रोपिक या समदैशिक कहलाता है। एक और एग्जांपल समझिएगा, एग्जांपल बोल रहा हूं, एक और प्रॉपर्टी कि ये दीर्घ परासी व्यवस्था रखते हैं। ये कैसी व्यवस्था रखते हैं, दीर्घ परासी व्यवस्था। और इनमें कैसा रहता है, लघु परासी व्यवस्था। अब क्या अंतर है दीर्घ परासी व्यवस्था और लघु परासी व्यवस्था में, तो आप बस बात को समझिएगा। जैसे एक डायग्राम आ गया होगा आप लोगों के सामने, क्रिस्टलीय में देखिए जो डायग्राम है वो साफ साफ दिख रहा है कि जो क्रिस्टलीय ठोस है उसके अणु एकदम ऑर्गेनाइज्ड मैनर में अरेंज है पूरे के पूरे, और एक प्रॉपर गैप है इनके बीच में। पर वही जब अक्रिस्टलीय ठोस की बात होती है तो उसके अणुओं को आप लोग देख पा रहे हैं कि वो लोग आपस में एडजस्ट कर सकते हैं, आना जाना आजू बाजू कर सकते हैं। तो वो लोग कहीं पे पास कहीं दूर हो जाते हैं, इसलिए कहीं पास हो रहे हैं, इसलिए क्या हो रहा है, वो लघु परासी व्यवस्था। और वही क्रिस्टलीय ठोस क्या बना रहे हैं, दीर्घ परासी व्यवस्था। एग्जांपल अगर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्रिस्टलीय ठोस में कोई भी धातु ले लीजिए, आयरन ले लिया मैंने, या मान लीजिए मैंने निकिल ले लिया, मैंने कार्बन के डायमंड, ग्रेफाइट, सब किस में जाएंगे, क्रिस्टलीय ठोस में ही तो जाएंगे। ठीक है, बड़े सारे एग्जांपल है। आप क्रिस्टलीय ठोस पे याद रखिए, प्लास्टिक आएगा, कांच आएगा, इस टाइप के जो आएंगे हमारे अक्रिस्टलीय ठोस के एग्जांपल होंगे। तो मुझे लगता है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस आप लोग सही से समझ पाए। अब ध्यान से समझिए, हम आपको चैप्टर पढ़ना है ठोस अवस्था, और ठोस अवस्था में तो हम ये बात समझ पाए कि वास्तविक ठोस कौन है, क्रिस्टलीय ठोस है। ये तो भैया ठोस के नाम पे धोखा था ना, छद्म ठोस था, स्यूडो था, सुपरपूल्ड लिक्विड या स्यूडो सॉलिड बोलते हैं इसको, छद्म ठोस। तो इसको बस जानना था। अब इसका कहानी हो गया खत्म,
अब बच्चों हम पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोस के अंदर उसके प्रकारों के बारे में। तो फिलहाल आप लोग इसको पूरा नोट कर लीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हमको ठोस अवस्था में क्रिस्टलीय ठोस के अंदर आने वाले विभिन्न ठोसों के बारे में बात करनी है। तो याद रखिए, जो क्रिस्टलीय ठोस होगा, जो हमारा क्रिस्टलीय ठोस था, अब ये कितने ठोसों में बदलेगा? तो अब ये याद रखना, क्रिस्टलीय ठोस को क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। ये सबसे पहले बटेगा आप लोग का आणविक ठोस में। आणविक ठोस, आणविक ठोस इंग्लिश में बोलेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड, और ये 3 भागों में बढ़ जाएगा। कौन कौन से वो 3 भाग होंगे? तो पहला तो आपका ध्रुवीय ठोस आएगा, ठीक है। दूसरा अध्रुवीय ठोस आएगा। इंग्लिश का नाम भी अगर लिखना चाहो तो साथ में लिखते रहो, ध्रुवीय मतलब पोलर, अध्रुवीय मतलब नॉन पोलर। और एक आप लोग का आएगा हाइड्रोजन आबंधित, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डेड, ठीक है, हाइड्रोजन आबंधित, ठीक। वहीं पर ये पहला प्रकार है। दूसरा प्रकार में आप लोग देखेंगे कि आप लोग का आयनिक ठोस आएगा। ये आयनिक ठोस जिसमें आयनिक बंध बन रहे होंगे। अब आयनिक बंध का नाम आते ही आप लोग फिर से समझ गए कि सहसंयोजी है, ये भी तो एक ठोस आएगा। तो एक बनता है हमारा सहसंयोजी ठोस, इसी को हम एक और नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे प्यारे बच्चों नेटवर्क ठोस, ठीक है, मतलब कोवैलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड। देखो इंग्लिश का नाम बिना साथ साथ में करते रहो, क्योंकि कॉलेज की ना ज्यादातर पढ़ाई जब होती है वो इंग्लिश में होती है, तो वहां आप लोग को ना नाम बस पता रहे, काम चल जाएगा, ठीक है। और चौथा लास्ट ये आता है मेरे प्यारे बच्चों धात्विक ठोस। क्या होगा? धात्विक ठोस। तो जो क्रिस्टलीय ठोस है, अब क्रिस्टलीय ठोस तो बस हमको जानना था, उसकी कहानी हो गई खत्म, क्योंकि चैप्टर हम पढ़ रहे हैं भैया ठोस अवस्था, ठीक है। अब क्रिस्टलीय ठोस उसको भूल जाइए, क्रिस्टलीय ठोस इतने प्रकार के होंगे। अब इनमें से एक एक की प्रॉपर्टी अब हम लोग को जाननी है, समझनी है। तो चलिए इसको आप नोट तो कर लिए होंगे, अब हम इसको हटा रहे हैं, एक एक को जानते हैं कि भैया किसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या क्या इनमें बॉन्ड बनेंगे, कैसा आकर्षण बल लगेगा, और क्या इसके उदाहरण आ सकते हैं। तो प्यारे साथी समझिएगा, यहाँ पर मान लीजिए ठोस के प्रकार है, ठीक है, ठोस के प्रकार मैं लिख दे रहा हूं। यहां उनके अवयवी कण रहेंगे, अवयवी कण या अणु जो भी रहेगा, ठीक। चलिए ध्यान देते रहिए। यहां समझ लीजिए कि उनमें लगने वाला बल या कौन सा बंध बन रहा है उसकी बात होगी, किस प्रकार का बंध बन रहा है। सिमिलरली यहां हम बात करेंगे उसके भौतिक गुणधर्म की, भौतिक गुण। ये मान लीजिए उसकी चालकता है कि विद्युत की चालकता कैसी है, ठीक। यहां मान लीजिए उसका मेल्टिंग पॉइंट ले रहा हूं मैं, मतलब गलनांक। और लास्ट में हम हमेशा की तरह क्या पढ़ेंगे, इसके कुछ एग्जांपल्स। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, सबसे पहले प्यारे बच्चों में बात करूंगा आणविक ठोस की। किसकी? आणविक ठोस की। और आणविक ठोस में भी आप सबने अभी भी देखा कि आणविक ठोस में भी 3 प्रकार थे, ध्रुवीय, अध्रुवीय और हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो एक एक को बड़े प्यार से उठाते जाइए। सबसे पहले आप लोगों को लेना है, देखो ये जो चीज अभी पढ़ रहे हैं ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके सवाल पूछे जाएंगे ना, ठीक है। तो पकड़ना ना सारी बातों को। सबसे पहले मान लीजिए मैं लिया अध्रुवीय वालों को, अध्रुवीय की क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो अध्रुवीय की जो अवयवी कण है वो ऑब्वियस सी बात है, आणविक ठोस नाम है तो ये अणु तो रहेंगे। ध्रुवीय की भी अगर मैं बात करूं तो ध्रुवीय के भी क्या रहेंगे प्यारे बच्चों, अणु ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि आणविक ठोस है ना। और अगर मैं हाइड्रोजन बॉन्डेड या हाइड्रोजन बंध वाले की बात करूंगा तो उसमें भी अवयवी कण कौन रहेंगे, अणु रहेंगे। एक चीज समझिएगा, यहां नाम ही है आणविक ठोस मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड रात में बना रहा हूं ना वीडियो, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड का मतलब ही होता है कि जो इनके अवयवी कण है वो कौन है, अणु है। अब इनके मध्य जो बल लगेगा ना प्यारे बच्चों, वो मॉलिक्यूलर फोर्स लगेगा। वो कौन सा फोर्स लगेगा? मॉलिक्यूलर फोर्स, आणविक बल लगेगा। और एक चीज समझिएगा आप लोग, ये जो मॉलिक्यूलर फोर्स होता है ना, आणविक बल होता है ना, ये बहुत दुर्बल बल होता है। ये कैसा बल होता है? बहुत दुर्बल, वेरी वीक, ठीक है। और इसके अंदर कौन कौन से बल आते हैं तो याद रखना, लंदन डिस्पर्जन फोर्स आता है, मतलब लंदन परिक्षेपण बल। दूसरा आपका आता है
डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन मतलब द्विध्रुव द्विध्रुव अननोन प्रतिक्रिया बल या अननोन क्रिया ही बोलते हैं। एक आता है तीसरा आप लोग का हाइड्रोजन बंध और चौथा आप लोग का आता है वॉन्डर वॉल फोर्स। ठीक है, इन चारों ही आते हैं, पर वॉन्डर वॉल फोर्स जनरली किसके लिए यूज होता है? नोबल गैसेस के लिए या क्लोरीन जैसी गैसों के लिए। ठीक है, उत्कृष्ट गैस या जो अक्रिय गैस है उनके लिए। हमको क्या लेना है? ठोस। तो हमको ये 3 बल लेने पड़ेंगे जिसका मैंने अभी नाम लिया है, लंदन बल, द्विध्रुव द्विध्रुव अननोन क्रिया और आपका हाइड्रोजन बंध। तो अगर मैं बल या बंध की बात करूं तो अध्रुवीय में याद रखिएगा बच्चों, अध्रुवीय में जो बल लगेगा वो बल कौन रहेगा? लंदन बल। नाम ही है ना इसका, लंदन बल या लंदन परिक्षेपण बल भी बोल सकते हैं, लंदन डिस्पर्जन फोर्स। जो ध्रुवीय वाला है, ध्रुवीय वाले में याद रखिएगा इसमें लगता है द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन प्रतिक्रिया या अन्योन्य क्रिया, अन्योन्य क्रिया बल। ठीक, पहले ही बोला कि जो आणविक बल है वो 4 भाग में है, हमको मतलब है 3 से, बस हमारा वंडरवॉल बल यहाँ पर नहीं आएगा ना। और हाइड्रोजन बंध वाले में ऑब्वियस सी बात है, क्या लगेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगेगा, हाइड्रोजन बंधन लगेगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये इनके बल हो गए। भौतिक गुण की बात करेंगे तो भैया तो सारे के सारे क्या रहेंगे? मुलायम रहेंगे। ये भी क्या रहेगा? मुलायम रहेगा, क्योंकि मैंने अभी अभी तो बोला कि जो भी आणविक बल है, जो भी मॉलिक्यूलर फोर्स है वो क्या है? वीक फोर्स है, दुर्बल बल है। तो उनकी अणु के मध्य अगर दुर्बल बल है तो मुलायम प्रकृति तो आएगा। ठीक है, थोड़ा सा भी टेम्परेचर दोगे पिघल जाएंगे। पर अगर हाइड्रोजन बंध वाले की बात करेंगे तो हाइड्रोजन बंध वाले में ना एग्जांपल आएगा आइस, बर्फ। ठीक है भैया, बर्फ में आपको पता ना जल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध बने रहता है। और बर्फ क्या होता है बच्चों? कठोर होता है, चला के मारोगे मुंडी को लगेगा, गोला निकल जाएगा। ठीक है, ट्राई कर लेना, ये भी हो गए। वो बर्फीले क्षेत्र में जाकर लोग स्नोबॉल से खेलते रहते हैं ना। ठीक है, मुंडी पे लगता है, देखना कभी 2 मुंडी बन गया है, ऊपर से एक और पेड़ उग गया। तो ये थोड़ा सा क्या रहेगा? इन लोगों की तुलना में कठोर रहेगा। अगर चालकता की बात करें तो याद रखिए कोई भी जो आणविक ठोस होता है सारे के सारे कुचालक होंगे। विद्युत के सारे क्या होंगे? कुचालक होंगे। ये भैया भी क्या होंगे? कुचालक होंगे। और ये भी क्या होंगे? कुचालक होंगे। अब सब लोग के दिमाग में आ रहा होगा, नहीं सर हम तो पता है कि पानी जो है, जो लिक्विड है, वो विद्युत का चालक है। तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, हम पानी की बात नहीं कर रहे हैं, हम आइस की बात कर रहे हैं, बर्फ की बात कर रहे हैं। अगर आप मान लीजिए बर्फ विद्युत का सुचालक होता, तो ये जो कश्मीर होता है या जो ठंडे प्रदेश होते हैं जहां पूरी की पूरी झील बर्फ बन जाती है, वहां अगर एक इलेक्ट्रिसिटी का वायर आके गिर गया तो उसमें से तो विद्युत का प्रवाह हो जाएगा। जो टहल रहा है सबको शॉक लगा, ऐसे हो गया, ऊपर गए। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, आणविक ठोस का एग्जांपल आ जाएगा ना। गलनांक मेल्टिंग पॉइंट अगर देखेंगे तो कैसा आएगा? निम्न आएगा। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि इनके आकर्षण बल कैसे थे? कमजोर थे। तो इसका भी निम्न आएगा, इसका भी निम्न आएगा, इसका भी कैसा आएगा? कम ही आएगा। एग्जांपल लोगे बच्चों तो इसके एग्जांपल में AR आ जाएगा, CCl4 आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ जाएगा, बड़े सारे एग्जांपल आ जाएंगे। और अगर आप ध्रुवीय की एग्जांपल ले रहे हैं, ध्रुवीय में अमोनिया आ जाएगा, HCl आ जाएगा, और भी बहुत सारे कंपाउंड हो सकते हैं, SO2 आ जाएगा। और अगर बात होगी हाइड्रोजन बंध की, हाइड्रोजन बंध में सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? आइस, बर्फ। तो ये था आप लोग का कौन सा ठोस? आणविक ठोस, उसके 3 प्रकार। इसके अलावा भी हमारे और भी ठोस बाकी है ना। तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लिए। ठीक है, एक बार नोट कर लो, मैं हटा रहा हूं ना भाई। एक एक पॉइंट समझ में आ रहा है कि कौन सा बल लग रहा है किसमें, और याद करते चलना है ना साथ में। याद रखना सारे के सारे आणविक ठोस क्या है? विद्युत के कुचालक। इनके जो बल है वो कैसे रहेंगे? कमजोर प्रकृति के। अब बिकॉज अंतर आणविक आकर्षण बल इसका कमजोर है, दुर्बल है, इसका मतलब कि इसका गलनांक जो था, मेल्टिंग पॉइंट था, उसको तो भैया निम्न आना ही आना था ना। कॉमन सी बात थी। तो साइंस को तो ऐसे जोड़ जोड़ के बस आगे बढ़ते जाना है। अब हम आते हैं हमारे आणविक ठोस। बाय बाय, आपको पढ़ लिया गया, आप जाइए अब यहां से। सेकंड ठोस, और ये है मेरे प्यारे बच्चों आयनिक ठोस। आयनिक ठोस, आयनिक ठोस में अभी भी कौन कम रहेंगे? आयन रहेंगे। ठीक है, धन आयन, ऋण आयन। कौन सा बल लगेगा? तो आपको पता है धन आयन अपने आप में एक आवेश है, ऋण आयन अपने आप में एक आवेश है। और 2 आवेशों के मध्य कौन सा बल लगता है? अभी भौतिक शास्त्र फिजिक्स में पढ़ रहे होंगे। 2 आवेशों के मध्य कौन सा लगता है भैया? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगता है। क्या लगता है? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल।
समझ में आया? आयन अपने आप में क्या है भैया, एक आवेश ही तो है। ठीक, भौतिक गुण। आयनिक ठोस ना, आयनिक ठोस बच्चों काफी कठोर होते हैं और साथ ही साथ में भंगुर होते हैं। जैसे आप लोग नमक का एग्जांपल ले लीजिए, नमक का एग्जांपल ले लीजिए तो नमक ऐसा बड़ा सा ढीला होगा, उस पर अगर एक हथौड़ा मारूंगा ना तो ऐसा नहीं है कि वो लोहे की तरह उसको बर्दाश्त कर लेगा, पूरा बिखर जाएगा, क्योंकि वो क्या है, भंगुर है। आज बिल्कुल निश्चित आकृति आकार में नहीं बटेगा, फैल जाएगा ऐसे रैंडम टाइप का। ठीक है, तो इसीलिए उस ज्यामिति को हम लोग क्या बोलते हैं, भंगुर बोलते हैं। चालकता, आयनिक ठोस की चालकता के बारे में थोड़ा कंट्रोवर्सी है। क्या कंट्रोवर्सी है? जैसे मान लीजिए मेरा एक आयनिक ठोस है, जैसे NaCl एक आयनिक ठोस है, तो जब वो आयनिक ठोस है ना तो उसके मॉलिक्यूल क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से क्या है, उसके अणु क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। और आपको पता है विद्युत धारा, विद्युत धारा की परिभाषा आपने पढ़ी है ना, आवेशों के प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा। मतलब जब आवेश प्रवाहित होता है तब आती है विद्युत धारा। अगर आवेश का प्रवाह ही ना हो तो क्या विद्युत धारा जन्म लेगी क्या? नहीं। समझ में आता है बात? तो आप समझिए कि यहाँ पर ये NaCl है, ये Na+ वाला है, और ये क्या है, Cl-, यहाँ Cl- है, ये Na+ है, सब आपस में जुड़े हुए हैं। जब ये ठोस अवस्था में है, भले ये आवेश है, ये धन आवेश है, ये ऋण आवेश है, पर ठोस अवस्था में ये लोग एक दूसरे को बांध के रखे हैं, प्रवाहित नहीं हो रहे हैं, और जब तक आवेश का प्रवाह नहीं होगा विद्युत धारा उत्पन्न नहीं हो सकती। तो आयनिक ठोस में याद रखिएगा कि अगर बात ठोस अवस्था में होगी तो ठोस अवस्था में ये विद्युत के क्या है, कुचालक है। विद्युत के क्या रहेंगे, कुचालक रहेंगे। पर जब इनको मैं पिघला दूं, इनको मैं पिघला दूं, गलित अवस्था में ले आऊं, तो बच्चों अगर बात गलित अवस्था की होगी तो गलित अवस्था में याद रखिए कि अब ये पिघल गया, लिक्विड बन गया, लिक्विड बन गया तो ये Na और Cl के बॉन्ड टूट टूट के अलग हो गए ना। अब Na+ अलग है, Cl- अलग है, इनको बीच में बांध के रखने की कोई टेंशन है ही नहीं। मतलब Na+ अपना बहेगा, प्रवाहित होगा, Cl- अपनी गति कर रहा है, तो यहाँ पर आवेश गति कर रहा है। और जब भी आवेश गति करता है तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है। मतलब आप समझ गए कि ये गलित अवस्था में विद्युत के क्या रहेंगे, सुचालक, और ठोस अवस्था में विद्युत के क्या रहेंगे, कुचालक। ये पॉइंट याद रखिएगा। ये आयनिक ठोस का सबसे स्पेशल कैरेक्टर है कि आयनिक ठोस विद्युत के सुचालक और कुचालक दोनों होते हैं। कंडीशन अप्लाई है, अगर ठोस अवस्था की बात हो रही है तो सुचालक है, और मोल्टेन स्टेट या गलित अवस्था की बात हो रही है तब वो ठोस अवस्था में कुचालक है, इंसुलेटर, और गलित अवस्था में कंडक्टर है, सुचालक है। मेल्टिंग पॉइंट तो आप सबको पता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा रहेगा, उच्च रहेगा। अरे मजबूत सॉलिड है भैया, एकदम ऐसा लॉक लगा है, निकाल नहीं सकते। ठीक है, एग्जांपल NaCl आ गया, KCl आ गया, MgCl2 आ गया, ये सारे के सारे क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आयनिक सॉलिड ही तो है, ZnS आ गया। ठीक, तो ये बस आपको समझाने के लिए था। और ये पॉइंट याद रखिएगा कि आयनिक ठोस दोनों प्रकृति रखेंगे, सुचालक भी कुचालक भी। किस समय क्या रखना है वो ध्यान में रखना। तीसरा हम ठोस पढ़ेंगे और वो रहेगा हमारा प्यारे साथियों सहसंयोजी ठोस। सहसंयोजी ठोस या नेटवर्क ठोस। इसमें भी जो आते हैं ना, इसमें परमाणु आते हैं, इसके अणु परमाणु इसके अवयवी कण रहेंगे। अब बल कौन सा लगेगा, तो भैया इसमें कौन सा बल लगेगा, तो इसमें सहसंयोजी बल लगेगा, सीधी सी बात है। कौन सा बल लगेगा, सहसंयोजी बल लगेगा, या सहसंयोजी बंध बनेगा। ठीक, भौतिक गुण भैया अति कठोर ना, अति कठोर। आपको पता है कि कार्बन का जो अपरूप है हीरा, डायमंड, वो एक सहसंयोजी ठोस है, और वो धरती का सबसे क्या कहा जाता है, कठोर पदार्थ में से एक गिना जाता है। वही धरती का सबसे कठोर पदार्थ है, ऐसा मत मान लेना, हीरे से भी कठोर होता है कुछ। अभी इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, कभी बताऊंगा मैं। ठीक है, हीरा सबसे कठोर नहीं है, सेकेंड रैंक थर्ड रैंक पर हीरे की रैंकिंग आती है। ठीक है, चालकता याद रखिएगा कि सारे के सारे जो सहसंयोजी ठोस होते हैं वो कुचालक होते हैं। इसमें बस एक ही अपवाद है और वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, इसका अपवाद है। ग्रेफाइट मेरे प्यारे बच्चों विद्युत का सुचालक है, विद्युत का सुचालक है और ऊष्मा का कुचालक है। मतलब आप समझिए कि जो ग्रेफाइट है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी पर उसको आग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ऊष्मा का क्या है, कुचालक है। इसलिए जब आप लोग पेंसिल वेंसिल की जो लीड होती है ना, वो ग्रेफाइट की बनी होती है, उसको आग में फेंक के देखिए पूरा लकड़ी जल जाएगा, बट उसकी जो नीडल है
अंदर जो नीडल है जिससे आप लिखते हैं उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो किससे बना है, ग्रेफाइट से बना है। अब मिलावटी सामान का तो क्रेज है, अब मट्टी मिला के कोई दे दिया है उस समय तो भंगुर होके भसक जाएगा, तब की बात हम नहीं जानते। शुद्ध पेंसिल जो रहेगी, ठीक है, वो ग्रेफाइट से बनाया जाता है उसका निडिल। और ग्रेफाइट की इसी गुणधर्म के कारण इसका यूज ना न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, अति उच्च रहेगा भाई, क्योंकि आकर्षण बल क्या है, बहुत हाई है ना, ठीक। एग्जांपल कोई भी ले लीजिए आप, सिलिका ले लीजिए, SiO2, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, ठीक है, या जो भी आपके बड़े सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, ये सारे के सारे क्या है, हमारे ससंयोजी ठोस हैं, ठीक। और लास्ट हमारा मेरे प्यारे बच्चों कौन सा ठोस आएगा, वो रहेगा धात्विक ठोस। क्या है ये, धात्विक ठोस, मेटालिक सॉलिड, ठीक। मेटालिक सॉलिड में आप सबको पता है जो मेटल होते हैं ना, उनमें उनकी खास बात होती है कि वो विद्युत के सुचालक होते हैं। क्यों, क्योंकि उनके बाह्यतम कोश में क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का समंदर रहता है ना इनके अंदर, ठीक है। तो इसके अवयवी कण क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन का समुद्र, मतलब इसमें मिलियंस ऑफ मिलियंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे ना, ठीक है। बंध कौन सा बनेगा, तो ऑब्वियस सी बात है, धात्विक ठोस है तो कौन सा बंध बनाने वाला है, धात्विक बंध बनाने वाला है, ठीक। भौतिक गुण, विद्युत के सुचालक की कुचालक, तो आप सब लोग, अच्छा भौतिक गुण तो ये भी कैसे रहेंगे, कठोरी रहेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ में आघात वर्धनीय भी रहेंगे ना, आघात वर्धनीय मतलब कि क्या होता है, इलास्टिक नेचर के रहेंगे। आप इनको पीट उठ के शीट, चादर, प्लेट ये सब बना सकते हो, ठीक है। जैसे लोहा है भैया, लोहा को आप लोग पीट के उसका शीट बनाते हैं। गोल्ड, गोल्ड इतना ज्यादा आघात वर्धनीय, इतना लचीला, तन्यता इसमें इतनी ज्यादा होती है कि माना जाता है 1 ग्राम गोल्ड को ना उससे 2 किलोमीटर लंबा वायर बनाया जा सकता है, ठीक है। आप देखते हैं ना नक्काशी कितना ज्यादा करते हैं सुनार लोग, किस प्रॉपर्टी के कारण, उसके आघात वर्धनीयता और तन्यता के गुण धर्म के कारण ही, ठीक है। और विद्युत चालकता तो सबको पता है भैया, धातु है, धातु का नाम सुनते ही तो क्या रहेगा, विद्युत का सुचालक, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेल्टिंग पॉइंट इसका भी क्या रहेगा, उच्च रहेगा, इन लोग की तुलना में थोड़ा कम रहेगा, पर ये भी ठीक ठाक उच्च रहेगा। एग्जांपल तो कोई भी धातु ले लो, मैंने आयरन ले लिया, कोबाल्ट ले लिया, निकेल ले लिया, जिंक ले लिया, बहुत सारे धातु भरे पड़े हैं हमारे पृथ्वी पर, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये था आप लोग का क्रिस्टलीय ठोस के अंदर का मेन सारा नॉलेज। इसमें याद रखने वाली बात है कि जो ससंयोजी ठोस है वो हमेशा विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। बस ग्रेफाइट उसका अपवाद है, वो सुचालक निकलेगा, ठीक है। सारे धात्विक ठोस हमेशा क्या निकलेंगे, विद्युत के सुचालक निकलेंगे। पर जब बात करोगे आयनिक ठोस की, तो आयनिक ठोस में ट्विस्ट है, वो विद्युत का सुचालक भी हो सकता है, कुचालक भी हो सकता है, मतलब कंडक्टर भी हो सकता है, इंसुलेटर भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि आप किस अवस्था में उसको ले रहे हैं, ठीक है। तो आप इन सारी चीजों को आप नोट कीजिए, इसके बाद हम छोटा मोटा और टॉपिक कवर करते हैं।